जहां पर ये जो प्रसारण है इसका सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। और अभी राष्ट्रपति भवन से कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। सौजन्य है डीडी न्यूज़, जो कि हमारा दूरदर्शन है, हमारा प्यारा दूरदर्शन, जो कि पहले इसी दूरदर्शन के आगे आप सभी को याद होगा कि हम फिल्में देखा करते थे, चित्रहार देखा करते थे। और आज वो समय है जबकि नए नए चैनल्स आ चुके हैं और लेकिन किसी भी तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विजय मिली और ये सब हमारे लिए बहुत ही हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रसारण आरंभ हो जाएगा और तब आप सीधी तस्वीरें देख पाएंगे। अभी जो है डीडी न्यूज़ अपने रिपोर्टर्स को जगह जगह पे लाइन अप करके वो उनसे तमाम सारे विचार ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करेंगे, हम आपको सीधे ले चलेंगे और दिखाएंगे वो तस्वीरें जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सत्ता को संभालने जा रहे हैं। और इसी के साथ हम प्रधानमंत्री से ये भी आग्रह करेंगे कि जो पक्ष और विपक्ष में जिस प्रकार से एक विभाजन की रेखा खींच गई है और ऐसा लगता नहीं है कि जो पक्ष और विपक्ष है उसमें कोई एक तालमेल और एक कोई सामंजस्य दिखाई नहीं देता है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि प्रजातंत्र में जिन मतदाताओं ने विपक्ष को मत दिया है उसकी भी उतना ही महत्ता है जितना कि पक्ष के लिए जो मतदान किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है तो इस कारणवश जो विपक्ष है वो एक तरह से उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश एक है और सदा एक ही रहेगा। और एक वो समय था जब भारत की जो सीमाएं थीं वो एक तरह से अनंत थीं और भारत की सीमा जो है वो विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी। आप अभी भी देखिए तो कंबोडिया हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर आप अगर यात्रा करेंगे यहाँ की तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन स्मृतियाँ हैं, प्राचीन धरोहर है। और वहाँ भी आज जब पुरातत्व विभाग वहाँ खुदाई करता है तो वहाँ पर भारत की ये निशानियाँ मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है और इस परिवार को एकता के सूत्र में बांधने का काम न सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है बल्कि हमारे विपक्ष के नेताओं का भी है। और हम आग्रह करेंगे कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं श्री राहुल गांधी और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, हम ये अनुरोध करेंगे कि वो देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग करें। ठीक उसी प्रकार से सहयोग दें जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका जब भारतीय जनता पार्टी निभाती थी तो उसका एक रचनात्मक दृष्टिकोण होता था। तो वही हम आशा करते हैं कि इस समय पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जब तक देश के विकास में आगे नहीं आएंगे, जब तक हम धर्म, जाति, रंग, वर्ण भेद की भूमिका जो है जो विभाजन है उसको भूल करके हम आगे नहीं आएंगे तो संभवतः देश को आगे बढ़ाना असंभव सा हो जाएगा। ये देश 150 करोड़ देशवासियों का है। इसमें पक्ष विपक्ष जैसी बात तब थी जब ये चुनाव हो रहे थे, लेकिन चुनाव में विजय मिलने के बाद अब सभी पक्ष और विपक्ष को सबको एक साथ आना होगा। एक नैरेटिव बहुत ही गलत चला गया है जिसके लिए हम सभी दर्शकों से क्षमा चाहेंगे। बहुत सारे सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों को अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया वो ऐसा ना करें। जनता अगर नाराज़ है और अपनी नाराज़गी को व्यक्त करती है तो इसे देशद्रोह या फिर इसको विद्रोह या विश्वासघात से नहीं जोड़ा जा सकता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका क्रोध किस माध्यम से निकलता है ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। यदि उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से किसी भी प्रकार की शिकायत थी, किसी भी प्रकार की नाराज़गी थी, तो हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस जो उनकी जो नाराज़गी है उसको दूर करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात हमने देखी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जनता की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जिस प्रकार से जब छात्रों की परीक्षाएं होती हैं और वो जिस प्रकार से छात्रों से संवाद करते हैं तो उनका ये जो एक तरह से जो जनता से जो एक तरह से उनका जुड़ाव है वो बहुत ही स्वाभाविक है। और ऐसा लगता है जैसे कि कोई परिवार का एक बड़ा बुजुर्ग है जो कि आपको सही समय पर आपका हौसला बढ़ा रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है। कई बार बच्चे डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम से आते हैं और सबसे जुड़ जाते हैं। वो किसानों से जुड़ जाते हैं, वो महिलाओं से जुड़ जाते हैं, वो बच्चों से बातें करते हैं।
और कुछ ऐसा ही जो एक तरह से जो जुड़ाव है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी का है, वो भी जनता से बहुत गंभीरता से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि अभी जब संसदीय हॉल में जब एनडीए दलों की जो बैठक हुई है उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी वो बहुत उदास दिखे, और उनका ये उदास चेहरा देख करके कम से कम हमें बहुत दुख हुआ। और वो ऐसे निराश थे जैसे लग रहा था कि ये जो सब कुछ हुआ है उसके लिए वही दोषी हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि जय और पराजय इस जीवन का एक तरह से एक पहलू है, जिस तरह से अंधेरे के साथ प्रकाश और प्रकाश के साथ अंधेरा है, तो इससे निराश होना नहीं है। जो गलतियां हो गई हैं और अगर जनता आपको अपना मानती है तो जनता जो है आपको अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर सकती है, और उसके पास अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का कोई और माध्यम नहीं है। तो जब 5 वर्ष बाद ये चुनाव होते हैं तो उसमें वो अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए अपने मतों की सहायता लेती है। एक बहुत अच्छी बात इस बार ये भी रही कि बीजेपी 240 सीटों पर तो सिमट गई, लेकिन ईवीएम का जो रोना होता था और ईवीएम जो बदनाम होती थी उसको भी एक तरह से बदनामी से मुक्ति मिल गई। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया था, लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जो कम सीटें मिली हैं तो एक तरह से आप ये मानिए कि उन्होंने ईवीएम नामक अहिल्या का उद्धार कर दिया, उसको एक नया जीवन दे दिया। अब उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि ऐसा ही त्रेता युग में हुआ था। भगवान श्री राम और जब वन गमन के पश्चात वापस लौटते हैं और माता सीता उनके साथ रहती हैं, तो इसी प्रकार से अयोध्या वासियों ने अपना मत व्यक्त किया था और माता सीता को दोबारा वनवास मिल गया था। तो और एक बात हमारे मन में अभी भी आ रही है कि श्री राम मंदिर बनने के बाद आज वैसे आप देखें तो ये शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये शपथ ग्रहण अयोध्या के राजा राम का है। और अयोध्या के राजा राम, जिन्होंने राम राज्य बनाया था, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी, वही राम राज्य जहाँ पर किसी को कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो वही राम राज्य हमें लगता है कि मोदी सीजन 3 में भी भारत में आएगा। और ये राम राज्य सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये संसार भर में फैल जाएगा। और इसी प्रकार की बहुत सारी आशाएं हैं, और भारत को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 2029 तक है। अगर आप वर्तमान समय में अगर अपनी जीडीपी ग्रोथ देखें तो वो 8.05% है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। तो हमारा यही कहना है कि आप सभी देशवासी इस समय आप एक तरह से ये माने कि ये देश आपका है और इस देश को आगे बढ़ाने का दायित्व भी आपका है। तो दर्शकों, ये आप देख रहे हैं हमारा सीधा प्रसारण, और इस समय आप देख रहे हैं कि जो दर्शकों ये देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो इस समय पधार चुके हैं। यूपी के प्रधानमंत्री यूपी के माफ़ कीजिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी इस समय पधार चुके हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो समारोह है ये अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है, और ये भारत के लोकतंत्र की एक सुंदर छवि प्रस्तुत करता है। और इस प्रकार से आप आज एक नए भारत के उदय का आप ये दृश्य देख रहे हैं। एक नया भारत जो सारे बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ने की प्रयास कर रहा है, और ये ही नया भारत एक तरह से संसार को एक नया मार्ग दिखाने जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सभी दर्शक हमारे इस प्रयास को सफल बनाएंगे, और आपने जो मतदान किया है उस मतदान का जो असली फल है वो आज से आरंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ये शपथ ग्रहण कर लेंगे में ही आने वाले हैं, और उन्होंने जो है वो पूरी तैयारी आरंभ कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो जोश है इस आयु में भी, वो जोश बहुत देखने लायक है। और जिस ऊर्जा के साथ और बिना रुके वो कार्य करते हैं, तो उनके कार्य करने की ये शैली भी पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। और देखिए कि धीरे धीरे जो है नेताओं का आना आरंभ हो गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और
7:15 बजे का समय है। 7:15 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लेंगे और आप देख पा रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल फ़ोन पर। और ये अखंड मंथन का जो ये सजीव प्रसारण है, ये जो है डीडी न्यूज़ के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। और आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि देश एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और आशा करते हैं कि 2024 से 2029 का जो ये 5 वर्ष होगा, ये हमारे लिए एक बहुत ही जीवन का एक सुंदर रंग और रूप लेकर के आएगा। तो दर्शकों, दिखाएंगे कि आज जब अभी शपथ ग्रहण आरंभ होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि जो शपथ ग्रहण का जो समय निकाला गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं, पंचांग में किस प्रकार से शुभ मुहूर्त का समय निकाला जाता है। तो ये सारी आपको जानकारी हम देंगे और तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और जो समय हमने आपको बताया था जून 2026 में 2 जून 2026 को कुछ समस्याएं दिख रही हैं कि जून 2026 में उनके सहयोगी दलों की तरफ से किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है, इस प्रकार का एक संकेत मिला था। और ऐसा ही संकेत जो है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, उनकी कुंडली से भी इस प्रकार का एक संकेत मिला है, क्योंकि उसमें 7वां घर जो है वो पीड़ित दिखाया गया है। तो इस आधार पर उन्होंने ये एक आंकलन किया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी 7वें घर से यही एक संकेत मिल रहा है और नीतीश कुमार की कुंडली से भी यही संकेत मिल रहा है। तो उसके अनुसार 2 जून 2026 में कोई समस्या इस गठबंधन सरकार में आ सकती है। और जैसा कि श्री नीतीश कुमार का एक पूर्व का इतिहास भी रहा है कि वो कब अपना मन बदल लें इसका पता नहीं चल पाता है, भांप नहीं पाते हैं। अभी इससे पहले ही जब बिहार में सरकार गिरी और उन्होंने बीजेपी से अलग होकर के जो है वो जेडीयू के साथ अपनी सरकार बना ली थी, जनता दल जो लालू की पार्टी है, तो इनका कोई पता नहीं लगता है। और ये कई बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मतलब अलग भी हो चुके हैं, साथ भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले बार के जो इनके अनुभव रहे हैं दूसरे दलों के साथ वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि इस बार ये पारी लंबी खेली जा सकती है। लेकिन जहाँ तक जो प्रधानमंत्री की सिन्हा जी ने बोला है कि ये जो है सरकार वो 2029 तक चल सकती है। अब दर्शकों, आप हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि हम जो है आपको बार बार भविष्यवाणियाँ बदल देते हैं। देखिए, भविष्यवाणियाँ बदलने का इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि जैसे जब देश की कुंडली देखी जाती है, भारत की कुंडली देखी जाती है, उसके बाद अगर बीजेपी की कुंडली देखी जाती है, उसमें क्या संकेत मिल रहा है, भारत की कुंडली से क्या संकेत मिल रहा है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं इस विश्लेषण को करने के लिए, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली देखते हैं। और जब हम गहराई में जाना चाहते हैं तो फिर हम इसका जो मिलान है वो बीजेपी की स्थापना कुंडली से करते हैं। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि इतनी सारी जब कुंडलियों का मिलान होता है तो उसमें ग्रहों के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं और इस कारणवश जो है वो गणनाओं में विभिन्नता हमें मिलने लगती है देखने को। तो उसमें आपको लगता है कि हम जो है अब एक ही विषय पर विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो भविष्यवाणी हमने दी है, इससे पहले जो हमने आपको भविष्य मालिका के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो समझाने का प्रयास किया था कि भविष्य मालिका में लिखा है कि जो देश का जो पहले तो एक भविष्यवाणी भविष्य मालिका की अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, भविष्य मालिका में ऐसा लिखा हुआ था कि ये देश के जो चुनाव होंगे वो हो नहीं पाएंगे और चुनाव के बाद जो है ये भी लिखा था कि नरेंद्र मोदी अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी अंतिम प्रधानमंत्री ही रहें और हो सकता है कि जब तक नरेंद्र मोदी रहें तब तक देश की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे और हो सकता है उसके बाद में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन जब हम आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली और नीतीश कुमार की कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, आज हमने जो कुंडली का निर्माण किया है वो 7:15 बजे की जो कुंडली बन रही है, स्थापना कुंडली जो बन रही है, शपथ ग्रहण की कुंडली, तो उसके अनुसार ये जो सरकार है ये 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। उसके पीछे कारण ये है कि वृश्चिक लग्न है, स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में जो भी कार्य होता है उसकी स्थिरता जो है बनी रहती है। और तो इस प्रकार से जो हमारी गणनाएं होती हैं, जैसे जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली और उनके गठबंधन की कुंडली को जब मिलान करते हैं तो उससे जो है जो संकेत मिलता है वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन जब हम बीजेपी की कुंडली और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का मिलान करते हैं तो उससे हमें एक अलग निष्कर्ष मिलता है।
और जब आज हम स्थापना कुंडली की बात कर रहे हैं तो स्थापना कुंडली से हमें एक अलग प्रकार का संकेत मिल रहा है। तो दर्शकों, यही कारण होता है कि जब हम इस ज्योतिष क्षेत्र में जब हम गहन मंथन करते हैं तो उसमें कई बार जो है एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना हमारी विवशता हो जाती है, और इसके लिए आप हमारे ज्योतिषाचार्यों को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। और जो श्री के.एम. सिन्हा हैं वो 2014 में भी एकदम सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं लोकसभा चुनाव की, और इसके अतिरिक्त 2019 की सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं। इससे पहले हमने जब चैनल का शुभारंभ किया था तो हमारे साथ देश के सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोक थे, और उन्होंने उस समय 2017 के जो यूपी में चुनाव हो रहे थे उसके लिए बहुत सटीक भविष्यवाणी की थी। 2019 के लिए उन्होंने बहुत सटीक भविष्यवाणी की, यद्यपि कि 2024 की उनकी जो भविष्यवाणी थी 422 सीटों की वो गलत सिद्ध हुई। तो दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें बहुत बार आप सफलता भी प्राप्त करते हैं और बहुत बार असफलता भी प्राप्त करते हैं। अब बहुत सारे दर्शक हमसे ये कहने लग जाते हैं कि अब आप ज्योतिष का चैनल बंद कर दीजिए, आप जो है लगातार गलत भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। हम ऐसे दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि क्या जब आप एक बार हार मान लेते हैं तो क्या आप जीवन जीना छोड़ देते हैं? तो कृपया, अगर आपको कहीं से ठेस लगती है तो हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आप हमारा चैनल ना देखें, ये हो सकता है। लेकिन आप जब किसी चीज़ को बंद करने की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत दुखद हो जाता है, क्योंकि अखंड मंथन को बंद करना हमारे लिए अपनी सांसों को बंद करना है। अखंड मंथन तो हमारे बाद भी चलता रहेगा। अखंड मंथन की स्थापना ही इसलिए हुई है क्योंकि ये खंडित नहीं होगा। और आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी परिचय दे दूं कि अखंड मंथन का शुभारंभ कैसे हुआ। हमारा जो पूरा जीवन है वो पत्रकारिता में ही व्यतीत हुआ है, और पत्रकारिता में जो आरंभ हमने किया था 2003 में वो ऑल इंडिया रेडियो से किया था, और उसमें मैं उद्घोषक था। और उस समय कुछ ऐसी समस्याएं चल रही थी कि जो उद्घोषक का जो पद मिला था वो कैजुअल था, और उसमें हमें नियमित जो वैकेंसी है वो नहीं मिली। और उसी दौरान हमारा जो चयन था वो ईटीवी उत्तर प्रदेश के लिए रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के लिए हो गया, और फिर हमें यहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। और इसके पहले 1995 से लेकर के सन 2003 तक हमने लखनऊ दूरदर्शन के लिए कार्य किया है। एक सरस्वती कार्यक्रम आता था साहित्य का, और उस साहित्य के कार्यक्रम में जो भी हमारी भूमिका रहती थी स्क्रिप्ट लिखने की और एंकर की भूमिका रहती थी, और वो सब हमने निभाई है। तो एक प्रकार से जो हमारा जीवन है वो पूरी तरह से पत्रकारिता को समर्पित रहा है। और ईटीवी के बाद हमने अपना अगला कदम जी न्यूज़, जो कि देश का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और एक तरह से जो सैटेलाइट टीवी है उसका जो शुभारंभ है श्री सुभाष चंद्रा जी ने वो जी टीवी के माध्यम से किया था, और उसके बाद उन्होंने इसमें बहुत सारे चैनल जोड़े, और जी न्यूज़ में हमारा पूरा 15 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रहा है। 10 वर्षों तक तो हम जो है हार्डकोर न्यूज़ का ही कार्य करते रहे, लेकिन अंत में हमें एक धार्मिक कार्यक्रम प्रोड्यूस करने का मौका मिला। उसका नाम था मंथन। मंथन का जो प्रसारण समय था वो सुबह 6:30 बजे का था, और ये जी न्यूज़ का एक ऐसा कार्यक्रम था जो सर्वाधिक टीआरपी वाला कार्यक्रम था, और ये 5 वर्ष तक चला, और इसने अपनी सफलता के कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन एक दिन वो भी आया जब इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, और हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि ये दिवाली का समय था, और हम लोग कम से कम 10 दिन का कार्यक्रम पहले से बना चुके थे, और अचानक से आदेश आया कि ये कार्यक्रम बंद किया जाएगा, इसके स्थान पर समाचार चलाए जाएंगे। हमने बहुत प्रयास किया कि इस कार्यक्रम को बंद ना किया जाए, और हमने अपना विरोध भी व्यक्त किया, और हमने अपना वहाँ त्यागपत्र दे दिया। 3 माह तक हमारा त्यागपत्र होल्ड पर रहा, उसे स्वीकार नहीं किया गया। और हमारे जो चैनल के संपादक हैं उस समय तत्कालीन संपादक श्री सुधीर चौधरी, और उनका ये कहना था कि मैं समाचारों में कार्य करूं, और आने वाले समय में वो इस कार्यक्रम को पुनः आरंभ करने का प्रयास करेंगे, किंतु उनकी भी कुछ विवशता थी, वो इस कार्यक्रम का आरंभ नहीं कर पाए। और एक बार धर्म के कार्यक्रम में उतर जाने के बाद हमारा मन फिर समाचारों की ओर नहीं हुआ, और हमने उसी समय जी न्यूज़ का एक बड़ा बैनर छोड़ दिया, एक अच्छे पद और एक अच्छे वेतन को की परवाह ना करते हुए। और उसके बाद 2016 का वो समय आया। 2016 में ही हमने जो है फरवरी में हमने त्यागपत्र दिया था, और 2 जुलाई 2016 को हमने शुभारंभ किया अखंड मंथन का। अखंड मंथन के जो शुभारंभ का जो श्रेय जाता है हमारे गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज को जाता है। उन्हीं की प्रेरणा पर हमने इस चैनल का आरंभ किया, क्योंकि जिस समय हमने
जी न्यूज़ से अपना त्यागपत्र दिया था, उस समय हमारा पूरा रुझान जो है वो एक प्रकार से अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने में था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी समस्याएं भी आईं और फिर ये लगा कि एक अच्छा कार्यक्रम बंद हो गया है और इस कार्यक्रम को आरंभ करना है। तो फिर स्वामी श्री गिरीशानंद जी का जन्मदिवस 2 जुलाई को पड़ता है और उसी दिन जबलपुर से अखंड मंथन चैनल का शुभारंभ हुआ। और अखंड नाम जो है वो परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के नाम से प्रेरित होकर के लिया गया। और अखंड के मंथन के आगे अखंड लगाने का अर्थ यही था कि ये कभी खंडित ना हो। तो जब दर्शक हमसे ये कहते हैं कि अखंड मंथन आप बंद कर दें, तो कृपया ऐसी बातें मत किया करें। जब आप इसे बंद करने की बात करते हैं तो ये हमारी सांसों को रोकने जैसा होता है। और संभवतः जब कभी ये अखंड मंथन बंद हो गया तो शायद जीवन में मेरे कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे सभी 10 लाख दर्शकों का जो मेरा ये विशाल परिवार बन गया है, उसको छोड़ना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अन्य यूट्यूबर की तरह ये चैनल नहीं है और हमारी जो भावनाएं हैं बहुत गंभीरता से जुड़ी हुई हैं, बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से अखंड मंथन को आप बंद करने का सुझाव मत दिया करें। आपको अगर अच्छा नहीं लगता कार्यक्रम तो आप कुछ देर के लिए इस कार्यक्रम को ना देखें। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि यहाँ पर सिर्फ भविष्यवाणियाँ ही नहीं हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट में हमने श्री रामचरितमानस कथा, श्रीमद् भागवत कथा और बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम हमने इसमें अपलोड किए हैं, जिसको आप देख सकते हैं और इससे भी आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। भजनों का एक कार्यक्रम है, उसका आप आनंद उठा सकते हैं। और अभी हमारी योजना है आगे आने वाले समय में समाचार का एक शुद्ध चैनल लाने का और इसी प्रकार से योग और आरोग्य पर, किंतु इसमें अभी संसाधनों का अभाव होने के कारण हम अपनी इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और दूसरा हमारा एक सपना है हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने का। अखंड मंथन का ये प्रयास रहेगा कि हम अखंड मंथन परिवार के सहयोग से गुरुकुल शिक्षा पद्धति को जीवित करें, क्योंकि हम पिछड़े ही तब जबकि हमने अपनी शिक्षा पद्धति को छोड़ दिया। तो अखंड मंथन का उद्देश्य बहुत विस्तृत है, बहुत वृहद है। ज्योतिष तो इसका एक आयाम है जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न आयामों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। किंतु अभी धन और संसाधन का बहुत अभाव है और आपको ये लगता होगा कि हम इस चैनल से बहुत पैसे अर्जित करते हैं। तो आपको इतना बता दें कि इस चैनल को चलाने के लिए जितनी संसाधन की आवश्यकता होती है वो भी हमें इस चैनल से नहीं पूरा हो पाता है। और हमने कभी भी आपसे किसी भी प्रकार का दान कभी भी नहीं मांगा है। हमारा प्रयास है कि हम इसको अपने दम पर ही चलाते रहें, किंतु अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे अनुरोध जरूर करेंगे कि आप इस मुहिम को बंद ना होने दें। और अभी इस समय जो है अखंड मंथन हरिद्वार से चलाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में जो है अखंड मंथन हो रहा है और यहाँ से भी आपको हो सकता है आने वाले समय में बहुत नए नए विषय मिले, बहुत नए नए साधु संतों के दर्शन हों। तो ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि आपको अखंड मंथन विभिन्न प्रकार के आयामों पर आपको कार्यक्रम दिखा रहा है। इस समय देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ चुकी हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब से हमें लगता है कि थोड़ी देर में ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, क्योंकि 7:15 बजे का जो समय दिया गया है और इस समय 6:53 व्यतीत हो चुके हैं। तो अब लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए पूरा जो एक तरह से जो मैदान है, राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है वो मेहमानों से पूरी तरह से भर चुका है। और एक नया उल्लास, एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार पुनः देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। हमारा उनको बहुत सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहेंगे कि जो देश का 150 करोड़ का जो परिवार है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ही परिवार है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा लिया है, आज भी उनको बहुत सारे समुदायों के द्वारा वोट नहीं मिला है, लेकिन वो कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि उनको वोट नहीं मिला तो इसलिए वो सिर्फ एक समुदाय का विकास करें। वो सभी के विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं और एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के जनता का ध्यान रख सके। तो आप इस समय देख रहे हैं डीडी न्यूज़ के सौजन्य से आपको ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है
और इससे पहले जब सेंट्रल हॉल में कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी और उनको संसदीय दल का नेता चुना गया था, सभी समर्थक दल भी उनके साथ थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें वहाँ से, और भी हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। तो इसमें हर्ष तोमर, देखिए राजीव बर्मन जी का कहना है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कि आपकी आवाज़ की कुछ समस्या हो रही है, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा ऑडियो का क्या समस्या हुआ है। तो दर्शकों, हमने इसमें सजीव प्रसारण में हमने ये पूरी जांच की है, और इसमें जो आवाज़ की आप समस्या बता रहे हैं वो समस्या तो नहीं दिख रही है। राजीव बर्मन जी को हो सकता है उस समय आवाज़ ना मिल रही हो, तो राजीव बर्मन जी का ये संदेश था। और हर्ष तोमर जी ने लिखा है अयोध्या के लोगों की नाराज़गी जेन्यून है। बिल्कुल हर्ष जी, आपकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं, और हमने अपने कार्यक्रम में भी ये कहा है कि अयोध्या के लोगों को लोग निशाना ना बनाएं। बहुत सारे सोशल मीडिया के मंचों पर ये भी कहा जा रहा है कि जब आप अयोध्या जाएं तो वहाँ के लोगों से कोई सामान ना खरीदें, तो कृपया इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, इससे भगवान राम दुखी होंगे। और भगवान श्री राम जब अयोध्या में पधार चुके हैं तो अब अयोध्या के लोगों के विवेक पर कोई प्रश्न उठाना उचित नहीं होगा। और हर्ष तोमर जी, हमने आपकी ये जो बात है ये हमने लोगों तक पहुंचा दी है। और अधिग्रहण किया गया था उसमें जो लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, इस कारणवश जो है लोगों को की नाराज़गी है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी लोगों की नाराज़गी है, जो भी उनको मुआवजे से संबंधित जो समस्या रही है उसका जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, और वो उसका समाधान अवश्य करे। तो हर्ष तोमर जी, बहुत ही हर्ष तूर जी, माफ़ कीजिएगा, हर्ष तूर जी। और दूसरा एक हमारे दर्शक हैं NVS2528, ये लिख रहे हैं ये तो न्यूज़ चैनल हो गया। तो आपको ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम समाचार चैनल की तरफ भी आगे बढ़ चुके हैं, और ये तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। और कुरनाल परमार लिखते हैं ओम गणपतये नमः। तो ये 3 ही दर्शकों के हमारे पास संदेश आए थे, और इसके बाद हमारे पास वर्षा गाला जी का संदेश है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है मोदी जी, स्वागत है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो मोदी सरकार की। तो ये आपके संदेश, आप अभी आप लोग और भी संदेश हमें भेजें तो हम आपके संदेश पढ़ के सुनाते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने संदेश भेजना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप वो संदेश भेज सकते हैं, और हम आपके संदेश जो है वो पढ़ेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि सभी दर्शकों के जो संदेश हैं वो हम पढ़ करके सुनाते रहें। तो दर्शकों, आप लोग लाइव प्रसारण में अभी बहुत उत्साह से जुड़ नहीं रहे हैं, हम आप सभी के जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी 22 जो दर्शक हैं वो हमारे इस सीधे प्रसारण से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि दर्शकों की ये संख्या बढ़े, और आप देखिए कि इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं, और आपको कुछ ही देर में वो दृश्य दिखाई देगा जब देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। तो हमारे सभी दर्शक, और देखिए ये जो है अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और वो जो है अब लगता है कि वो समय अब निकट आ रहा है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना शपथ ग्रहण करेंगे। तो दर्शकों, ये जो है आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं हमारे डीडी न्यूज़ के सौजन्य से, और डीडी न्यूज़ जो एक हमारा पुराना दूरदर्शन है, इससे हम सभी का संबंध जो है वो बहुत ही पुराना है। हमने बचपन गुजारा है दूरदर्शन को देख करके। तो आप ये देखिए कि इस समय यही जो हमारा पुराना दूरदर्शन, यही अब जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को दिखाने जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं विदेशों के मेहमान इस समय पधार रहे हैं, और आप देखें कि राष्ट्रपति भवन कितना सुंदरता से इसको सजाया गया है। और आज जो है देश एक नए विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर हो रहा है, और ये जो देश का विकास है ये जो है ये आपके बिना संभव नहीं हो पाएगा। हमारा यही आपसे अनुरोध है कि आप इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना दिन रात एक करके अपनी पूरी ऊर्जा के साथ
अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी इस प्रकार से अपना सहयोग दें देश को आगे बढ़ाने में। और इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय विदेशी मेहमान जो है वो आते जा रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में आप देख पाएंगे, क्योंकि जो 7:15 का जो समय है वो अब निकट आ रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुहूर्त का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं और मुहूर्त में ही वो इस शपथ को ग्रहण करेंगे। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है ये 5 वर्ष तक निरंतर कार्य करे। और आप बिल्कुल ऐसा मत समझें कि हम किसी भी प्रकार से अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से देश को अस्थिर करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भविष्यवाणियों का जो एक क्षेत्र है वो अलग है, जो ग्रहों और नक्षत्रों की जो एक तरह से जो स्थितियां बनती हैं उसको देख करके हम भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं है कि हम जो है इस सरकार को बिल्कुल चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो लंबे समय तक कार्य करे। और तो हम यही चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो स्वप्न है ये साकार हो। और देखिए कि धीरे धीरे जो है मेहमानों का आना आरंभ हो गया है और समय भी अब आने वाला है। इस समय जो समय हो रहा है वो 7 तो बज चुके हैं। तो अब से 10 मिनट के भीतर ही भीतर जो है आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में आप सभी दर्शकों का हम एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि हमारा परिवार गिनती में 10 लाख तक पहुंच चुका है और इस परिवार को संभालना हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है। और हम प्रयास करते हैं कि हमारे पास और संसाधन बढ़े जिससे कि हम दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। और अभी जो है हम आपको आज से हमने एक वेब सीरीज़ आपको दिखाना आरंभ किया है। और इस समय तो भारत के लोग तो इस समय चुनाव और बाकी चीज़ों में एक तरह से अभी व्यस्त हैं। लेकिन अगर दर्शकों आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्थितियां कोई बहुत ही अच्छी नहीं हैं। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बहुत ही एक तरह से संकट वाले मोड़ पर पहुंच चुका है। इसी प्रकार से हमास और इजराइल का युद्ध भी अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अमेरिका और नाटो देशों से ये कहा है कि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाना बंद करे, क्योंकि बिना अमेरिका और पश्चिमी देशों की सहायता के यूक्रेन इतना लंबा युद्ध नहीं लड़ सकता था। और फ्रांस और जर्मनी भी अब उसे ऐसे मिसाइलें उन्होंने उसको उपलब्ध करा दी हैं। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो है वो जो यूक्रेन है वो चाहे तो जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उसका प्रयोग जो है वो रूस के क्षेत्र में कर सकता है। तो ये जो है एक मतलब स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है और थोड़ी सी निराशा अवश्य हुई है जो बीजेपी को जो वोट कम मिले या जो उनकी सीटें कम आई हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने देश के आंतरिक मसलों को देख रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहले जो भारत की जो छवि थी बहुत ही सशक्त थी और ये माना जा रहा था कि अगर संसार में कहीं संकट आता है तो भारत की जो एक सुदृढ़ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और जो मोदी सरकार है वो बहुत सुदृढ़ता के साथ जो है संसार को एक नया मार्ग दिखा सकती है। लेकिन जो ये परिणाम आए उससे थोड़ी सी निराशा हमें भी हुई है और देशवासियों को हुई है। और हमें इस समय देश के सुरक्षा को लेकर के भी वोट करना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि जो भारत की विविधता है और कई बार हम क्षेत्रीय मुद्दों को जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें हम एक तरह से देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे अयोध्या के लोगों का जो मुद्दा था वो क्षेत्रीय मुद्दा था, राज्य सरकार का मुद्दा था, तो इसे केंद्र सरकार से जोड़ना अच्छा नहीं था। और यही अगर 30-35 सीटों का जो नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, अगर ये सीटें मिल जाती तो संसार में एक अच्छा संदेश जाता कि भारत की जनता जो है वो अपने नेतृत्व के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ पूरी तरह से सुदृढ़ता के साथ खड़ी है। लेकिन अभी भी जो दर्शक एक तरह से उन्होंने अपना मत दे करके जो विरोध जताया है उसका भी हम एक तरह से स्वागत करते हैं। और हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसे मतदाताओं की नाराज़गी का कारण समझेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीजेपी नेता जो हैं श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी हैं
और बाकी तमाम सारे नेता हैं। और ये देखिए जो चंद्रबाबू नायडू आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसी के साथ जो है बाहर के जो विदेशी मेहमान हमारे साथ आए हैं, और बाकी जो है जो पूरे देश से जिन भी अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उन सभी को। तो आज जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी एक तरह से देखा जाए अभी कि उनको शपथ दिलाई जाती है। हमें लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को शपथ अवश्य दिलाई जाएगी। और देखिए मंच पर जो है वो हमें लगता है कि वो सारे मंत्री जिन्हें शपथ लेनी है उनको जो है एक तरह से बुलाया गया है। तो इसमें निर्मला सीतारमण जी हैं और बाकी नेता हैं जो कि इस समय आप देख रहे हैं मंच पर। तो हमें लगता है कि इन सांसदों को मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जाएगी। और आप इस समय देख सकते हैं कि पूरा जो है राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से सजा हुआ है, और ये जो पूरा प्रांगण है ये एक उल्लास के वातावरण इसमें दिखाई दे रहा है। और इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न वर्गों से जो जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। और इस बार प्रधानमंत्री ने सबसे अच्छा काम किया, आम जनता को भी इस समारोह से जोड़ा है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। और हमारा एक सुझाव है कि जिस तरह से 543 संसदीय सीटें हैं, अगली बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2029 में जब विजयी होंगे, तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक संसदीय सीट से एक आम जनता का चयन करके उनको वहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन जिस जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है उसका भी वहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक है। और इस तरह से जनता का एक तरह से उत्साहवर्धन होगा। और ये देखिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना विहंगम दृश्य है, आप देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार का दृश्य जो है वो हम तो दर्शकों, अब लगता है कि वो समय अब निकट आ रहा है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देखिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगाए गए हैं, और हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने जा रही। देखिए इसमें देश भर से जो हमारे साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आपको दिख रही हैं, और देखिए सभी विजय का संकेत देते हुए। और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, और इसी प्रकार से गठबंधन दल के सभी नेता उपस्थित हैं। और यूपी से कई मंत्री जो हैं आप देख सकते हैं जो कि वहाँ पर उपस्थित हैं। और साधु संतों का देखिए पूरा एक तरह से उनके भी दर्शन आप करें। साधु संतों का भी आशीर्वाद रहा है इस चुनाव में। और आप देखिए स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से श्री मुरली मनोहर जोशी भी आपको इस समारोह में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये पूरी अब जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए सभी विजय का सिंबल बनाते हुए, जहाँ जहाँ कैमरा मूव कर रहा है वहाँ वहाँ पर वो विजय का सिंबल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता की बागडोर संभालेंगे और एक नया इतिहास रचने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा देंगे। हम अपने सभी 10 लाख दर्शकों की ओर से उन्हें ये शुभकामनाएं देते हैं कि वो इस बार जब देश का नेतृत्व संभालें तो आशा करते हैं कि जब 2029 में लोकसभा के चुनाव पुनः हो तो उनके पास अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए बहुत लंबा आंकड़ा हो, बहुत लंबी लिस्ट हो। और आप देख सकते हैं इस समय मंच पर विराजमान सभी नेताओं को, और जिन नेताओं को इस बार शपथ दिलाई जाएगी, जिन सांसदों को हमें लगता है कि उन्हें मंच पर स्थान दिया गया है, तो आप देखिए कि अब से थोड़ी ही देर में ये शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो आरंभ हो जाएगा। तो दर्शकों, आप सभी का एक बार हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रसारण को एक तरह से उसका आनंद उठा रहे होंगे। टीवी चैनल्स तो आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके मन की बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से तीसरे कार्यकाल में, उसको लेकर के भी आप अपने संदेश हम तक भेजिएगा और वो भी हम आपको आपके जो संदेश हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए जिधर जिधर कैमरे का मूवमेंट हो रहा है वहाँ वहाँ जो है कार्यकर्ता और बीजेपी के
जो भी सांसद हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो जो है अपना हाथ हिलाते हुए और शुभकामनाएं देते हुए दिख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन अभी लगता है नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देखिए विदेशों से जो मेहमान हैं उनका एक अलग प्रांगण रखा गया है और सभी जो है वो हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा है वहाँ वहाँ उनकी प्रसन्नता भी देखते बन रही है। और देखिए ये बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स लगाए गए हैं ताकि सभी को वो दृश्य देखने को मिले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो दर्शकों, आ गया वो समय जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इतना लंबा कार्यकाल उनको शासन करने के लिए मिला है। और आप देखिए कि ये जो पूरे मेहमानों की जो अब आइए देखिए, अब ये देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो काफिला है वो अब आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं और अभी आपको थोड़ी देर में ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको सीधे दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री का काफिला अब जो है इस समय राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री यहां पर आते ही जो है तुरंत शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो आरंभ करेंगे। देखिए उनकी जो फ्लीट है वो काफ़ी लंबी जो उनकी वो है वो चलती जा रही है और अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में देश के प्रधानमंत्री का पद एक बार पुनः संभालने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो उनकी कार का जो फ्लीट है वो एक तरह से पहुंच चुके हैं। देखिए प्रधानमंत्री नीले रंग की जैकेट में अब उतने ही उत्साह, उतने ही जोश के साथ जिस तरह से वो 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। 2019 में भी उनका उत्साह उतना ही था और अब जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनके उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इस उम्र में जिस प्रकार से वो निरंतर बिना रुके हुए कार्य करते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री मिलना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा ऊर्जावान प्रधानमंत्री, ऐसा दूरदर्शी प्रधानमंत्री जो इस समय भारत की एक तरह से एक पहचान बन गए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आज स्थिति ये है कि न सिर्फ बीजेपी का जो दल है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है, बल्कि अब कहीं ना कहीं भारत की पहचान बनते जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में आप देखिए कि वो सभी को नमन कर रहे हैं और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बहुत कुछ कह रही है। यद्यपि कि थोड़ा सा एक निराशा का भाव हमें अवश्य दिखता है। एक तरह से जो आत्मविश्वास है उसमें कहीं थोड़ी सी कमी अवश्य आई है, क्योंकि कहीं ऐसा प्रधानमंत्री को लगता है कि कहीं जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनकी जो विज़न है जो देश को आगे बढ़ाने का, उसमें कहीं कोई बाधा ना खड़ी कर दें। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उत्साहित हैं। यद्यपि कि उनके चेहरे का रंग जो है वो थोड़ा सा श्याम रंग का हो गया है, क्योंकि इस समय जब चुनाव चल रहे थे तो उस समय उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी और जगह जगह जनसभाएं और धूप और गर्मी का मौसम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा मौसम है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती। आप देखिए कि इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगी। और ये देखिए विदेशी मेहमानों का जो ये एक हमारा जो मंडल है उसके भी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तो अब से थोड़ी देर में आप देखिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना देश का एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि वो देश की जनता का तीसरी बार नेतृत्व करे। और अब देखिए भारत के उपराष्ट्रपति वो भी पधार चुके हैं और
सभी को अभिवादन करते हुए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो दृश्य है ये प्रत्येक 5 वर्ष में आपको दिखाई देता है। 5 वर्ष का जो ये समय रहता है इसी में आपको इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है जब एक नई सरकार जो है वो देश के नेतृत्व के लिए आगे आती है। यद्यपि कि ये सरकार नई ज़रूर कही जाएगी, लेकिन इसका जो अनुभव है वो अब 10 वर्ष का हो चुका है और देश में सत्ता चलाने का जो अनुभव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रधानमंत्री अब एक तरह से कहिए और अब वो देश का एक तरह से प्रधानमंत्री पद का अनुभव है। तो ये आप देख सकते हैं कि सभी मेहमान अब आ चुके हैं और अब प्रतीक्षा हो रही है कि कब जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करें। देखिए राष्ट्रपति भवन का ये विहंगम दृश्य और इस समय मंच पर उपस्थित जो भी सांसद हैं, ये सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के नए मंत्री हैं। और अभी विभागों के बंटवारे के विषय में तो अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः आज जो कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, राज्य मंत्री भी हो सकता है शपथ ग्रहण करें और विभागों का बंटवारा जो है वो मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद होगा या मीडिया में वो जो समाचार है वो थोड़े बाद में आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी के साथ विशाल जनसमूह, जो कि एक प्रकार से देखें तो जब इतने सारे लोगों को हम एक साथ एक स्थान पर देखते हैं तो हमें वो दृश्य याद आ जाता है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। तो एक तरह से आप देखें तो इस समय राष्ट्रपति भवन में श्री कृष्ण का यही विराट रूप जो है उसके दर्शन आपको हो रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों आँखें, हज़ारों मुख, हज़ारों हाथ, हज़ारों पाँव, हज़ारों नेत्र, हज़ारों मस्तिष्क, एक तरह से कृष्ण का यही विराट स्वरूप है। और हम अपने दर्शकों को भी श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के ही रूप में देखते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था तो हमारे जो 10 लाख दर्शक हैं इनके साथ भी हमें उसी कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। देखिए आप यूपी के योगी जो हैं, यूपी के योगी देखिए हमारे मुख से बार बार जो है प्रधानमंत्री शब्द निकल रहा है। इसका क्या अर्थ है ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हो सकता है, कहते हैं कि आपकी जो जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती हैं और ये जो है सरस्वती 2 बार जो है योगी आदित्यनाथ के लिए निकल चुकी हैं। हम उन्हें 2 बार जो है प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित कर चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए हो सकता है कि हमारी जिह्वा पर जो सरस्वती हैं वो बार बार जो है आकर के उनके नाम के आगे जो है प्रधानमंत्री शब्द को आरोपित कर रही हैं। हो सकता है कि जब योगी आदित्यनाथ इसी राष्ट्रपति भवन से भारत के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करें तो आपको याद आएगा कि हमने उसी समय उनको प्रधानमंत्री पद की उपाधि दे दी थी। और ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि ये जो माँ सरस्वती हैं उनकी तरफ से ये कोई एक तरह का संकेत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी योगी हैं और योगियों के लिए भगवान जो है वो उनको सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि योगी जो होता है वो सबको साथ जोड़ करके चलने वाला होता है। तो भगवान भी ऐसे व्यक्तित्व को सदैव जो है वो प्राथमिकता देते हैं। द्रौपदी मुर्मू पधार रही हैं और इस समय आप देख सकते हैं ये दृश्य जिसकी हम लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी के बाद थोड़े ही समय में ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। और देखिए महामहिम अब अपना आसन ग्रहण करने वाली हैं और इसी के साथ आप सभी दर्शकों को एक नया दृश्य, एक नए भारत का दृश्य, एक नए भारत जो कि अब संसार में एक सशक्त भारत के रूप में स्थापित होने जा रहा है, तो ऐसे भारत का दर्शन आप करें अपने टीवी स्क्रीन पर। और इस समय देश का जो राष्ट्रगान है वो हो रहा है। प्रधानमंत्री और सारी जो वहाँ पर उपस्थित जनता है वो
जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। और अगर आप जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, जो भी सांसद चुने गए हैं, चूँकि ये 5-5 वर्ष का एक लंबा कार्यकाल होता है, एक लंबा समय होता है, तो अब जो है कुछ सांसदों के चेहरे पर थकान सी दिखने लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है। उनके अंदर वही ऊर्जा विद्यमान है जो पहले थी, जो 2014 और उससे पहले थी, वही ऊर्जा एक तरह से अब देखने को मिल। और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके चेहरे पर थोड़ी सी थकान देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इतना लंबा कार्य करते हुए उनको हो गया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके चेहरे पर थकान हो। और वैसे ये ऐतिहासिक क्षण जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व संभालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीले रंग की जैकेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक शीतलता का अनुभव कराते हुए अब लगता है कि देश को एक सुखद भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका ये तीसरा कार्यकाल उनके जीवन में और देश के सभी 150 करोड़ जनता के जीवन में एक नया उल्लास लाए, यही हम कामना करते हैं। एक बार पुनः भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ इस शपथ को ग्रहण करके देश के लिए जो उन्होंने स्वप्न देखा है 2029 के लिए, उसकी चमक उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और उनके माथे पर जो तेज है वो भी ये बता रहा है कि वो इस अगले 5 वर्ष के कार्यकाल में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत को सारे संसार में एक सर्वोच्च मंच पर पहुंचा सकता है। और आप ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो भारत है ये सदा संसार का। तो अब हम देश की शांति के लिए जो वेदों में श्लोक लिखे गए हैं, हम उसका पाठ आरंभ करते हैं। और ये जो समय है ये पूरे संसार में शांति स्थापित करे। तो वेदों में जो वैदिक शांति पाठ है उसका हम उच्चारण करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि वेदों की जो ध्वनि है और वेदों के जो शब्द हैं वो इतने प्रभावी हैं कि उनका जो प्रभाव है वो भारत ही नहीं पूरे संसार में फैलेगा। तो हमारी यही कामना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा 2019 का, वो बहुत चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि उसी समय कोरोना महामारी आ चुकी थी। और कोरोना महामारी के कारण उनके जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल था वो तो सिर्फ कोरोना को संभालने में ही निकल गया। तो हम ऐसी आशा करेंगे कि 2024 से 2029 का जो कार्यकाल है उसमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, और उनका जो विज़न है देश को आगे बढ़ाने का उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, संपूर्ण संसार में शांति स्थापित रहे। तो इसीलिए हम अब इस वैदिक मंत्र का पाठ आरंभ करते हैं। तो ये कृष्ण यजुर्वेद से ये पाठ लिया गया है। ओम शम नो मित्रः शम वरुणः शम नो भवत्यमा शम न इंद्रो बृहस्पतिः शम नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसाम विश्वभो विश्वरूपः छन्दभ्यो अद्य मृतात् संबभूव सामेन्द्रो मेधवा स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वां मे मधुत्तमां कर्णाभ्यां भूरि विश्वं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति।
ओम अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव स्वमृतस्मि द्रविणम सर्वचसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मामाग्निवाक् प्राणश्चक्षुश्रोतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरण मस्त्वा निराकरणं मे अस्तु तदात्मानि निर्तेया उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितवा वीरा वीर्म एदि वेदस्य मा आडिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेना होरात्रा सन्ध्यामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रम नो आपि वातेह नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रम करणे विशृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्रः स्थैर्यनुंग इष्टुष्ट्वा स्वस्तून भीवसेव देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्राह्मणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्राहिणोति तस्मै ताहा देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षैर्व शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। तो दर्शकों, अभी जो हमने आपको ये कृष्ण यजुर्वेद से जो शांति मंत्र है इसका हमने आपको पाठ सुनाया। अब इसका आपको हिंदी में अनुवाद सुनाते हैं। इसमें इस श्लोक में कहा गया है, ओम मित्र हमारे लिए सुख करने वाले हों, वरुण हमारे लिए सुख करने वालों हों, अरेमा हमारे लिए सुख करने वाले हों, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए सुख देने वाले हों, जिसका पाद विक्षोभ यानी कदम बहुत बड़ा है वे विष्णु हमारे लिए सुख करने वाले हों। ब्रह्म को नमस्कार है, हे वायु तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, तुम्ही को ऋत यानी कि निश्चित अर्थ कहूँगा, तुम्ही को सत्य कहूँगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह आचार्य मेरी रक्षा करे, रक्षा करे रक्षा करे मेरी रक्षा करे। अगले श्लोक का अर्थ है, दिन के अभिमानी देवता का नाम मित्र है, रात्रि के अभिमानी देवता का नाम वरुण है, सूर्यमंडल और नेत्र के अभिमानी देवता का नाम अरेमा है, हाथ और बल के देवता इंद्र हैं, वाणी और बुद्धि के देवता बृहस्पति हैं, पदों के देवता विष्णु हैं, सूत्रात्मक वायु का नाम यहाँ पर ब्रह्म है और प्राण का नाम वायु है। ओम वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल भोग कराए, हम दोनों एक साथ मिलकर वीर यानी विद्या की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों को पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम जो प्रणव छंदों में श्रेष्ठ है, सर्वरूप है, अमृत रूप वेदों में प्रधान रूप से आविर्भूत हुआ है, वह प्रणव ओम का रूप इंद्र परमेश्वर मुझे बुद्धि से पुष्टि करे अर्थात मुझको बुद्धि का बल दे। हे देव, मैं अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान का धारण करने वाला हूँ, मेरा शरीर समर्थ यानी रोग रहित रहे, मेरी जिह्वा मधुर भाषणी हो, कानों से मैं बहुत सुनूं, तुम ब्रह्म के कोश हो, लौकिक बुद्धि से ढके हुए हो, जो कुछ मैंने सुना है उसकी रक्षा करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अगले पद का जो अर्थ है वो है, ओम कटना या नष्ट हो जाना जिसका स्वभाव है, उस संसार रूप वृक्ष का मैं अंतर्यामी रूप से प्रेरक हूँ, मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च हो, मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ अर्थात पवित्र पर ब्रह्म मेरा ऊर्ध्व कारण है। तो दर्शकों, एक तरह से पूरा का पूरा जो वातावरण है वो पवित्र हो जाएगा और उसमें एक वैदिक सुगंध बिखर जाएगी। अगले पद का अर्थ है, ओम वह पर ब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है,
पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही शेष रहता है। इसलिए कभी भी जो भी इसका अर्थ आप देख रहे हैं, इसमें यही है कि पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। इसी तरह से हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल को पूर्ण करें, पूर्ण में से पूर्ण ही निकले और इसमें कभी भी अपूर्ण ना हो। आगे के श्लोक में लिखा है, ओम मेरे अंग वाणी प्राण नेत्र श्रोत्र बल और सब इंद्रियां पुष्ट हों, सब उपनिषद वेद ब्रह्म है, मैं ब्रह्म का तिरस्कार ना करूं, ब्रह्म मेरा तिरस्कार ना करें, हम दोनों की परस्पर प्रीति हो, वेदांतों में प्रकाशित किए हुए जो धर्म हैं ब्रह्मात्मा में निरंतर प्रेम करने वाले मुझ में हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे स्वप्रकाश ब्रह्म चैतात्म, मेरे लिए अविद्या दूर करने के लिए आप प्रकट हों, वेद का तत्व मेरे लिए लाइए, मेरा सुना हुआ मुझे ना छोड़े, इस पढ़े हुए को मैं दिन रात धारण करूं, परमार्थ में सत्य बोलूं, व्यवहार में सत्य बोलूं, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह आचार्य मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। अगले श्लोक का और अंतिम श्लोक का अर्थ है, हे देवगण, हम कानों से कल्याण रूपी वचन सुने, यजन करने में समर्थ होकर हम नेत्रों से शुभ दर्शन करें, सुदृढ़ अंगों यानी अवयवों से और शरीरों से स्तमन करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का उपभोग करें। महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करें, विश्व का जानने वाला सूर्य हमारा कल्याण करे, आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक वरुण हमारा कल्याण करे, बृहस्पति हमारा कल्याण करे। जो पूर्व में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को देता है, आत्मबुद्धि के प्रकाशक उस प्रसिद्ध देव की शरण में मैं मोक्ष की शरण ग्रहण करता हूँ। तो दर्शकों, ये जो है वेदों का जो ये श्लोक है, ये आज हमने आपको पढ़ करके इसलिए सुनाया क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा अर्थ है और इस अर्थ को यदि आप धारण करते हैं तो आने वाला जीवन का जो समय है वो वैसे भी बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो दर्शकों, अब इस समय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अब शपथ ग्रहण कर रहे हैं और एक प्रकार से देखें तो ये जो है शपथ ग्रहण अब अपने एक तरह से विराम की तरफ दिखाई दे रहा है। और अभी आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वो अब शपथ ग्रहण कर रहे हैं और अभी इनको विभाग कौन सा मिलता है इसका जो है आपको हो सकता है कि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से हो सकता है इसकी सूचना दे दी जाए, लेकिन अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि ये इन्हें कौन सा विभाग मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पहले और अब उनका केंद्र में जो भूमिका होगी, तो आशा करते हैं कि जिस प्रकार से वो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश का विकास किया और मध्य प्रदेश में तो उनको एक रिश्ते के नाते उनको मामा के नाम से उनको जाना जाता है, तो ये जो उनका स्नेहिल संबंध था मध्य प्रदेश की जनता के साथ और जो उनका जुड़ाव था, तो वहाँ पर इनको कोई भी शिवराज सिंह चौहान के नाम से नहीं, इनको मामा के नाम से मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं। और जब एक बार जबलपुर जाना हुआ तो जब लोगों ने कहा कि मामा की सरकार है, तो हमें ये समझ नहीं आया कि वो किस मामा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये पता चला कि वो अपने मुख्यमंत्री को मामा के संबोधन से जो है पुकारते हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई कि किसी प्रदेश की जनता अपने मुख्यमंत्री से इतना स्नेह करती है कि उनको अपने रिश्ते में बांध लिया है। तो इस समय श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और अब देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और इस प्रकार से सभी उपस्थित सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अब जो है वो मंत्री पद की शपथ ले रही हैं, लेकिन अब उनको इस बार वित्त विभाग मिलेगा या कोई और विभाग, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और अब जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण आपके स्क्रीन पर, और वो शपथ आपको लेते हुए दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह भी शपथ ले चुके हैं, नितिन गडकरी भी शपथ ले चुके हैं। तो अब धीरे धीरे ये समारोह एक तरह से अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शपथ ग्रहण कर ली है।
अब इनको विभागों का बंटवारा किस प्रकार से होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। और इस बार जो सबसे अलग बात है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से उसको भाग बनाया है, और जो सांसद एक सीट भी विजयी होकर के आए हैं उनको भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या तो राज्य सरकार या फिर केंद्रीय मंत्री की भूमिका में एक तरह से उनको एक उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री पहली बार हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को, चूँकि गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है प्रधानमंत्री को, तो ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री को अब जो है उस मुखिया एक मुखिया की तरह करेंगे, और उनकी जो भूमिका होगी वो सहयोगी दलों के साथ वो एक अभिभावक की होगी। और हम आशा करते हैं कि जिन दलों ने भी उन्हें समर्थन दिया है वो इस समर्थन को अखंडित रखेंगे, खंडित नहीं करेंगे, ताकि जो हमारे देश की सुदृढ़ता है और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है देश को आगे बढ़ाने का, वो चाहते हैं कि कम से कम 2029 तक भारत संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इसी तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अगर उपलब्धियों की बात की जाए इन 10 वर्षों में, तो जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं हमारी, जो रेल का जो हमारा पूरा सिस्टम है, वंदे भारत देखिए कितनी जो है सुविधाओं से लैस जो ट्रेन है वो चल रही है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और आपको अपने गंतव्य तक बहुत ही कम समय में पहुंचा देती है। और इस समय आप देखिए पूर्व विदेश मंत्री श्री जयशंकर शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और अब ये देखना होगा कि उन्हें विदेश विभाग मिलता है या नहीं, इसकी घोषणा जो है वो हो जाएगी डॉक्टर एस जयशंकर अपनी शपथ ग्रहण करते हुए। तो ऐसा देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल में जो पुराने चेहरे हैं उनको जगह तो दी ही गई है, लेकिन विभागों के विषय में अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है, और संभवतः हमारे पास अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में देश में कार्यशैली को एक नया स्वरूप दिया है। उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार में जो कर्मचारी थे उन्हें अनुशासन में रहने का एक तरह से उनको सीख दी कि वो समय से आएँ और समय से जाएं। इसी प्रकार से देश की जो सड़कें थीं, निर्मला जो गैस की जो सप्लाई जो की गई, वो एक बहुत बड़ा कदम था। हर घर नल पहुंचाया गया, हर घर जल पहुंचाया गया, वो भी एक बड़ा कदम था। और अभी देखिए जो प्रधानमंत्री की जो नई योजना है सौर ऊर्जा की, वो भी जो है आप अब उसमें सब्सिडी सरकार दे रही है। आप अपने घर की छत पर वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगा करके आप जो है अपनी बिजली स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो यही जो है मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जो गैस की सुविधा दी गई महिलाओं को और सब्सिडी दी गई। और सबसे बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की योजना जन जन तक पहुंचाई, और जिनके सिर पर छत नहीं थी वो जो है उपलब्ध कराई, और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया प्रधानमंत्री की तरफ से। और जो प्रधानमंत्री आवास की जो वितरण था वो बहुत ही निष्पक्षता के साथ किया गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने भारत के जो हमारे जो सनातन धर्म के प्राचीन तीर्थ स्थल थे उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराना, और उज्जैन में महाकाल प्रांगण का निर्माण कराना, इसी तरह से विंध्याचल में विंध्याचल कॉरिडोर का आरंभ करना। और इसी प्रकार से देश में आप देखिए तो हाईवे का पूरा जाल बिछ गया है। और जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री रहे हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और जिस प्रकार से जिस गति से उन्होंने इस देश में सड़कों का जाल बिछाया है, ये हमारी प्रगति को आगे ले जाने में एक बहुत कारगर कदम साबित होगा। क्योंकि अगर सड़कों का नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो फिर आवागमन में बहुत ही एक तरह से मुश्किल आएगी। दूसरा जो प्रधानमंत्री का जो सबसे अच्छा कदम रहा, पहले आपको याद होगा कि बिजली की कटौती बहुत होती थी। उत्तर प्रदेश में 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती एक सामान्य बात थी, लेकिन जब से वहाँ का जो दायित्व है श्री योगी आदित्यनाथ को मिला है, तो यूपी में अब कहीं भी आपको बिजली कटौती, बस थोड़ी देर का जो एक कट होता है जो नॉर्मल होता है, उसके अलावा आपको लंबे समय की कटौती नहीं मिलेगी। और किसानों को भी इसी तरह से बिजली की आपूर्ति पूरी बिना किसी बाधा के साथ दी जा रही है। देश में जहाँ तक विपक्ष जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा अवश्य उठाता है, लेकिन आप देख सकते हैं जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें अब जो हमारा युवा है वो अब
अधिक जो उसको अच्छा लग रहा है वो अपना स्टार्टअप करे। तो स्टार्टअप के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुद्रा योजना है, जिसमें सरकार बहुत ही कम ब्याज दरों पर युवाओं को ऋण उपलब्ध करा रही है, और उस ऋण को लेकर के बहुत सारे युवाओं ने एक तरह से अपना रोजगार आरंभ किया है। और सबसे अच्छी बात है कि जब कोई स्टार्टअप आरंभ होता है तो उसमें न सिर्फ उस व्यक्ति का घर चलता है, बल्कि उस स्टार्टअप से जो जुड़े लोग होते हैं उनका परिवार भी चलता है। तो एक प्रकार से देखें, जो जीडीपी में जो 8.5% की जो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसको देख करके भी हम कह सकते हैं कि अगर देश में रोजगार की इतनी बड़ी समस्या होती तो फिर हमारी जीडीपी की ग्रोथ कैसे हो सकती थी। तो इसका मतलब कि देश में उत्पादन हो रहा है, तभी तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई दे रही है। और इस समय अमेरिका हो गया, आपका चीन हो गया, और जो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उन्होंने भी ऐसी संभावना व्यक्त की है कि भारत आने वाले समय में देश की संसार की एक तरह से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है। तो ये तो तभी संभव है दर्शकों, जबकि हम अपना दायित्व भी निभाएं। और एच डी कुमार स्वामी शपथ ग्रहण करते हुए, जो कि कर्नाटक में बीजेपी के सहयोगी हैं, और इस बार उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। तो देखिए कि इस समय जो प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है और जो उनका मंत्रिमंडल है, एक तरह से वो मिनी भारत का एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो उड़ीसा में अपनी विजय प्राप्त की है, उड़ीसा का कोई जो है एक तरह से उनकी उपलब्धि को एक तरह से प्रेस ने भी बहुत ही हाईलाइट नहीं किया। लेकिन आप सोचिए कि जो 24 वर्ष के कार्यकाल को एक तरह से उखाड़ फेंक करके एक अपनी सरकार को अपने दम पे लाना, और वहाँ पे लोकसभा में भी जो है बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और जो है विधानसभा में तो वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में बीजेपी जो है अपने सहयोगी दल टीडीपी के साथ सरकार में सम्मिलित होगी, और वहाँ पर जो है एक नई सरकार आ जाएगी। तो एक प्रकार से देखें तो प्रधानमंत्री को इस बार जो है पैन इंडिया से समर्थन मिला है, और जो केरल था जहाँ पे बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतती थी, उसको वहाँ से एक सीट की विजय मिली है। और इस बार एक कारण ये भी रहा कि प्रधानमंत्री का जो पूरा एक तरह से झुकाव था वो पूरे देश में था, और दक्षिण के राज्यों की तरफ उनका झुकाव अधिक रहा, और उत्तर प्रदेश में उनकी रैलियां भी बहुत कम हुई। और एक जो बात हमारे अपने अनुभव से और जो हमने जनता से संपर्क किया जब, तो हमें एक बात और भी देखने को मिली कि 2014 से लेकर के 2019 तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो एक तरह से एक नाम से एक तरह से विजयी हो रहे थे। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तो वोट मिल ही जाएगा। तो इस कारणवश जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र में उस तरह से एक तरह से उनका जो एक तरह से आना जाना होता है, और जनता से जो एक उनका मिलना जुलना होता है, जनता से जो उनकी एक अपने लेवल पर जो एक मुलाकात होती है, वो कहीं नहीं हो रही थी। तो ये भी एक कारण था कि जनता ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की, और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अब और उपयोग वो नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री ठीक है कि उनके नेतृत्व में देश चल रहा है, लेकिन उनके नाम का जो एक तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा था, उससे जनता ने एक तरह से इस बार संदेश दे दिया कि अब जो है वो प्रधानमंत्री के नाम से हम जो है अपने प्रतिनिधियों को वोट नहीं देंगे। तो प्रतिनिधियों का आना भी अब उनके संसदीय क्षेत्र में, या भी जो भी उनकी विधानसभा है, उसमें आना बहुत आवश्यक है। हमें ये भी सूचनाएं मिली हैं कि टिकट वितरण में भी थोड़ी बहुत कहीं कोई भूल चूक हुई है, जिसके कारण जो है यूपी में थोड़ा सा बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात इस समय सोशल मीडिया पर एक ब्रेन वॉश का जो टूल किट गैंग है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने झूठे नैरेटिव को एक तरह से जनता में फैलाया, और ये कह दिया गया कि अब आरक्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ झूठे नैरेटिव के कारण भी जो है वो जनता भ्रमित हो गई, और जो बीजेपी का जो कोर वोटर था वो जो है एक तरह से बीजेपी के साथ नहीं आ सका। और जो कि हर चुनाव में होता है, और एक कांग्रेस ने जो 8,500 का जो एक लॉलीपॉप दिया था जनता को कि 8,500 रुपये खटाखट जो है वो 1 जुलाई के बाद से उनके अकाउंट में गिरने लगेंगे। तो इसको लेकर के तो कांग्रेस के दफ्तर के आगे लखनऊ में तो महिलाओं का एक हुजूम उमड़ पड़ा, और क्योंकि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा था कि आप हमें वोट दें और जुलाई से जो है आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। तो
हमारा तो यही कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कि अब तो जनता ने आपको वोट दे दिया है, यूपी से आपको 6 सीटें भी दे दी हैं और आपकी जो 42 सीटें थीं 2019 में उसको बढ़ा करके अब 99 सीट, और संभवतः एक किसी सदस्य ने उनको शायद ज्वाइन किया है तो अब उनकी संख्या 100 हो गई है। तो 100 सांसदों ने आपको वोट दे दिया है। तो हमारी आपसे यही अनुरोध है कि कम से कम जिस जिस क्षेत्र से आप विजयी हुए हैं, जिस जिस लोकसभा सीट से, वहाँ की महिलाओं को अब आप 8,500 रुपये जो आपने वादा किया है वो आप अवश्य दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जनता फिर आप पर विश्वास कैसे करेगी। और आप देख रहे हैं कि इस समय श्री मनोहर लाल शपथ ग्रहण कर रहे हैं और एच डी कुमारस्वामी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो ये मुफ्त का जो वस्तु या जो अनाज या जो संसाधन आप निःशुल्क लेना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं से तो शुल्क की व्यवस्था सरकार को ही करनी पड़ती है, और सरकार भी वो जो धन है वो आपके करदाताओं से ही एकत्र करती, क्योंकि सरकार के पास कर के अलावा उसके पास और कोई जरिया नहीं है धन एकत्रित करने का। तो एक प्रकार से आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही जेब कट रही है। ऐसा मत समझे कि आपको मुफ्त मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो करों का भार है वो जनता पर ही पड़ रहा है। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जो मुफ्त का जो कल्चर है इससे आप लोग किनारे आ जाएं और ऐसे दलों को एक तरह से सिरे से खारिज कर दें जो कि मुफ्त का लॉलीपॉप आपको देते हैं कि अगर आपने हमें वोट दे दिया तो हम आपको इतने रुपए दे देंगे। इस तरह के प्रलोभन में ना पड़ें, क्योंकि अंत में क्या होता है, आपने वोट दे दिया 5 वर्ष के लिए, अब वो नहीं भी अगर देंगे तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक कि जनप्रतिनिधि अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था भी हमारे संसदीय प्रणाली में होनी चाहिए कि जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको एक तरह से रिकॉल किया जाए, राइट टू रिकॉल। तो अभी इसकी बहुत आवश्यकता है, राइट टू रिकॉल की। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे देश में, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी एक बहुत बड़ा विज़न है कि एक देश एक चुनाव। क्योंकि अभी आप देखिए कि पूरे वर्ष जो है वो एक जगह का चुनाव समाप्त होता है तो दूसरी जगह का चुनाव आरंभ हो जाता है, दूसरी का समाप्त होता है तो तीसरी जगह का चुनाव आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकार चलाते हैं, उनका अधिक समय तो चुनाव प्रचार में और जनता को समझने और समझाने में निकल जाता है। और जब भी कोई चुनाव होता है तो चाहे वो विपक्ष के नेता हों चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, उन्हें चुनाव के मैदान में उतरना पड़ता है। एक अच्छी बात यह है कि चुनाव के मैदान में उतरने से उनको जनता से संपर्क करने का अवसर तो मिलता है, लेकिन होता क्या है कि जो कार्य जनता के लिए किए जाने हैं वो कहीं जो है बीच में रुक जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक जो बहुत बड़ा विजन रहा है कि एक देश एक चुनाव, तो अब चूंकि इस बार की गठबंधन सरकार है तो हमें लगता है कि उनका एक जो ये सपना है, विवशता थोड़ी सी दिख रही है। आप देख सकते होंगे कि जिस प्रकार की विवशता दिख रही है वो यही दिख रही है कि प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ कहीं से अब बंध गए हैं, क्योंकि गठबंधन जो सरकार होती है उसमें सभी की इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता है प्रधानमंत्री को। तो एक उनका जो ये सबसे अच्छा विज़न था कि एक देश एक चुनाव, और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता के लिए भी एक अच्छा वो रहेगा कि वो एक बार राज्यों के लिए और सेंटर के लिए चुनाव में अपना मतदान करे, ताकि उसको भी हर समय चुनाव के विषय में ना सोचना पड़े। और यद्यपि कि इसको लेकर के जो देश के विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनमें कहीं एक मत नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है कि अगर ऐसा हो तो विभिन्न राजनीतिक दलों का जो चुनाव में जो धन व्यय होता है उसमें भी कहीं से उनको कुछ एक तरह से रियायत मिलेगी। और कहते हैं ना कि एक टिकट में 3 अगर फिल्में आप देख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये एक टिकट में कई फिल्मों के देखने जैसी बात होगी। तो यदि देश के राजनीतिक दल इस बात को लेकर के आपसी में सहमति जताते हैं तो देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से टर्निंग पॉइंट होगा, जब हमारे देश में एक देश एक चुनाव की जो
जो प्रधानमंत्री का विजन है वो जो है एक तरह से पूरा होता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन इस बार चूंकि प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, बीजेपी को, एनडीए को बहुमत है, बीजेपी को नहीं है, तो बीजेपी अपनी इच्छा से अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी, ऐसी हमें मतलब आशंका लग रही है। लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों को इस बात के लिए सहमत कर लें, राज़ी कर लें और वो उनके इस विज़न में अपना सहयोग दें। लेकिन इसके बाद जो देश के बाकी के राजनीतिक दल हैं वो इसमें साथ नहीं देंगे, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। हमें लगता है कि अगर सभी इस मुहिम में साथ दें तो एक देश एक चुनाव देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और इसी के साथ आप देखिए कि इस समय राजीव रंजन सिंह ने शपथ ग्रहण की है और वो अब अपने हस्ताक्षर करते हुए, तो जीतन राम मांझी जो बिहार के नेता हैं वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं और इस प्रकार से अब जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो एक तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय तो दर्शकों समय व्यतीत होता जा रहा है और हम एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को इस लोकतंत्र के महापर्व के इस उत्सव के दिन आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आपका जीवन आनंद, उल्लास और सुख से भरा हो, आपके जीवन में धन संपदा की प्रचुरता हो, आपके जीवन की प्रत्येक आशा की पूर्ति हो, आपने जीवन में जो स्वप्न देखे हैं उन स्वप्नों में सच्चाई का रंग भरे और आप इस देश को महान से महानतम श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए अपना योगदान प्रदान करते रहें। तो एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपने 10 लाख दर्शकों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मोदी के परिवार के प्रधानमंत्री को एक बार पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हों, आयुष्मान हों और कीर्तिवान हों और जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है उसमें किसी भी प्रकार का जो है बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपने सभी दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े उन सभी का हम हार्दिक रूप से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को इतने लंबे समय तक देखा और इतना बहुमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए हम उनके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।